हो गया? चलो, सो वेलकम टू दिस क्लास। आपने इससे पहले अभी देखा होगा लाइक द प्लानर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आवाज़ आ रही है लास्ट में मेरी? सो हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट द फर्स्ट पेपर दैट यू विल हैव, दैट इज़ GS1। तो अभी तक अगर हम इस एग्ज़ाम को देखें तो हमारे पास जो रफली हम इस एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 4 पेपर्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। उसके साथ देन वी हैव अदर पेपर्स। कुल मिला के आप जब मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो आपको GS के 4 पेपर देने हैं, ठीक है, फ्रॉम GS1 टू GS4। इसमें आपका एथिक्स भी आता है। उसके बाद आपको और क्या पेपर्स देने हैं, आपके ऑप्शनल, इसके आपको 2 पेपर्स देने हैं, ऑप्शनल फर्स्ट एंड ऑप्शनल सेकंड। उसके साथ साथ और क्या देना है आपने, यू हैव एन एसे पेपर। और उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास है लैंग्वेज का पेपर, ठीक है, और है आपके पास बेसिक इंग्लिश। तो 4, 2, 6, 7, 8, 9 पेपर्स दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर मेंस एग्जामिनेशन। स्टेट सर्विसेज में लैंग्वेज नहीं है लेकिन बाकी सारे पेपर्स जो हैं वो सेम है। नाउ व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, एक बहुत बड़ा मिथ है। मिथ क्या है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी आ सकता है इस एग्जाम में। ऐसा नहीं है। यूपीएससी ने एक प्रॉपरली डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है और वो सिलेबस आपका प्रीलिम्स के लिए भी है एंड दैट सिलेबस इज देयर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। व्हेन यू गो थ्रू दिस बोथ दी सिलेबस, आपका प्रीलिम्स और मेंस का दोनों, आप देखोगे प्रीलिम्स का बहुत क्रिस्प डिफाइंड है और मेंस का थोड़ा सा इलेबोरेट सिलेबस है। अब सबसे पहली एक्सरसाइज फॉर एनी कैंडिडेट हु स्टार्ट्स हिज प्रिपरेशन यहीं से शुरू होती है। सबसे पहली एक्सरसाइज क्या है, गोइंग थ्रू द मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो प्रीलिम्स में पढ़ा वो खाली प्रीलिम्स तक था और जो मेंस में पढ़ोगे आप वो अलग से पढ़ना है आपने। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। आप जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वही आपका प्रीलिम्स पार्ट भी है। दरवाज़ा बंद कर दो। वही आपका प्रीलिम्स भी है। सो आपको सबसे पहली एक्सरसाइज व्हेनेवर यू सिट डाउन फॉर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन इज, अच्छी तरह से जिसको याद करना कहते हैं वो करना है आपने। किस चीज़ को? सिलेबस को। अब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, ये सारों को हमने डिवाइड किया हुआ है। इसीलिए आपके ये पेपर्स बताते हैं जीएस के कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है इस एग्जामिनेशन को लेके, वो आपको इसी सिलेबस में पता चलती है। ठीक है, कमिंग डाउन टू GS1। अगर हम GS1 का सिलेबस देखें, अब GS1 ठीक ठाक लेंथी पेपर है। क्यों? इसमें बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है। इसमें आपका सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर आता है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल सी इन द फर्स्ट पेपर, जब आप अपनी ज़िंदगी का मेंस लिखोगे, जो सबसे पहला आंसर आप लिखोगे वो आर्ट एंड कल्चर का होगा। इसीलिए ये एक अच्छा खासा लेंथी पेपर है और आपको पहली विकेट GS1 में ही इंसान की गिरने वाली नहीं है, मतलब एक डिफ़िकल्ट, एक लेंथी सिलेबस कवर करके आपने जाना है। जो थोड़ा सा डगमगाया वहाँ पे उसका रिदम पूरा ख़राब हो जाएगा। सो यू शुड रिमेंबर कि भाई मैंने ये सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी रिदम सेट होगी। आपको एग्ज़ाम में यू रिमेंबर यू हैव टू राइट डाउन 20 क्वेश्चंस एंड देयर आर ओनली 3 आवर्स फॉर राइटिंग दोज क्वेश्चंस। लगभग 9 मिनट्स का टाइम है आपको एक आंसर लिखने के लिए। और ये 9 मिनट्स नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको क्रिस्प 9 मिनट्स मिल रहे हैं ये आंसर लिखने के लिए। इस 9 मिनट्स में आपने आंसर सोचना भी है। इस 9 मिनट्स में आपने आंसर एनालाइज करना, क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन की डिमांड समझनी है, फिर जाके आपने आंसर सोचना है और फिर वो आप लिखोगे। एंड ऑल दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन 9 मिनट्स। एंड बिलीव मी, 9 मिनट्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? पहले 3-4 मिनट आपने पेपर खोलने के बाद लगा दिए होते हैं पेपर के क्वेश्चंस पढ़ने में, रोल नंबर्स फिल करने में, अटेंडेंस शीट
पे अपनी प्रेजेंट लगाने के लिए, फिर इन्विजिलेटर आएगा आपके पेपर पे साइन करने, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके 4-5 मिनट कंज्यूम कर लेती है। सो उस 3 घंटे में से आप 5 मिनट और निकाल दो, एंड दैट इज़ लाइक हाफ अ मिनट और 45 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। सो आप 1-1 मिनट कम कर दो। फिर कोई सवाल ऐसा भी होता है जिसमें सोचना पड़ता है, डायरेक्टली आंसर नहीं आता है। सो ये जो 9 मिनट्स का टाइम है, आपको प्रैक्टिकली 7 मिनट में एक आंसर लिखना है, और वहाँ पे रिदम सेट करेगा आपका यही GS1। अब GS1 की बात करें हम, तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है जिसको हम फेमसली कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। अब ये आर्ट एंड कल्चर में है क्या, व्हाट डू वी हैव इन दिस आर्ट एंड कल्चर? सो आर्ट एंड कल्चर इंडिया की बात कर रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरह से हमने ये डेवलप किया है, इंडिया की हेरिटेज आज क्या है। अगर इंडिया की हेरिटेज की बात करें, हम आर्ट को डिफाइन करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। वी कॉल इट विजुअल आर्ट, और दूसरा हम कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल आर्ट, पेंटिंग, पेंटिंग क्या है, एक विजुअल आर्ट है। डांस क्या है, इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो, आपकी वो परफॉर्मेंस दिखती है, वो आपका आर्ट है। पेंटिंग आपने एक बार बना दिया एंड योर आर्ट इज देयर ऑन द पेपर और ऑन द कैनवस। ये आर्ट फॉर्म्स हैं। फिर मॉन्यूमेंट्स इंडिया के, किस तरह से हमने स्क्रैच से, राइट फ्रॉम द पॉइंट वेयर एन अर्ली मैन इज सिटिंग इन अ नेचुरल केव, वहाँ से लेके फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग्स, कार्विंग्स, वो सारी चीज़ें जो हमने बनाई हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको इसमें पढ़ना है। सो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, इसके अलग अलग फीचर्स पढ़ने हैं, और फिर दूसरा पोर्शन इसका क्या है, जो आज का प्रेजेंट टाइम्स का कंटेम्प्रेरी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। उसमें आपके फेस्टिवल्स हो गए, उसमें आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें इसमें आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़नी है। उसके साथ साथ, नाउ दिस इज़ वन थिंग विच अप्लाइज टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें एक चीज़ आपने हमेशा नोट करनी है, क्या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट कोई स्टेप्स ले रही है, क्या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई स्कीम्स या पॉलिसीज़ बना रही है। वो आप इकोनॉमिक्स में भी देखोगे, वो आप आर्ट एंड कल्चर में भी देखोगे, वो आप गवर्नेंस में देखोगे। यू विल फाइंड दिस इन एवरी स्फेयर कि गवर्नमेंट कोई स्कीम, कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम लेके आई है, और वो पॉलिसी प्रोग्राम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सो वाइल यू हैव ऑल दीज एस्पेक्ट्स, यू शुड नो गवर्नमेंट क्या कर रही है। और जब ये आपके पास ये फैक्चुअल नॉलेज होगी, ये मॉन्यूमेंट्स, कल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स, यहाँ से आप एक जनरल आइडिया बनाओगे। जनरल आइडिया क्या है, ये फैक्ट्स तो आपने दिमाग में बिठा लिए पढ़ने के बाद, आपके पास एक जनरल आइडिया होना चाहिए। और वो जनरल आइडिया क्या है विद रिस्पेक्ट टू योर आर्ट एंड कल्चर? हाउ डू आई डिफाइन इंडियाज़ आर्ट, हाउ डू आई डिफाइन इंडियाज़ कल्चर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज़ कल्चर, मेरी लाइफ में कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, वाई डू वी हैव कल्चर एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इंडिया की हेरिटेज क्या है, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पॉर्टेंस मॉडर्न टाइम्स में क्या है। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लो, आपको ये सवाल दिमाग में आने चाहिए और इनका जवाब आपके पास होना चाहिए। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन आवर लाइफ, क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पूछूं कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। कल्चर कैन बी एनीथिंग, द काइंड ऑफ ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग, द काइंड ऑफ फूड दैट यू ईट, ये आपके कल्चर का पार्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, क्या सिग्निफाई करता है आपका कल्चर। हाँ, आप अपनी स्टेट से बाहर निकलो, आप दूसरी स्टेट में जाओगे, वहाँ देखोगे वहाँ के लोग का ड्रेस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, फूड हैबिट्स भी डिफरेंट है, अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, आइडेंटिटी। ये कल्चर आपकी आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी आपकी है, आपका नाम, आपकी पेरेंटेज, आपका प्रोफेशन, आपकी एजुकेशन, आपका एड्रेस, ये एक फैक्चुअल आइडेंटिटी है। देन देयर इज अनदर आइडेंटिटी which goes beyond that name, beyond that address, beyond that parentage, जहाँ पे आपका ओरिजिन की बात हो रही है। ये किस कल्चर से आ रहा है, ये किस रीजन से आ रहा है, ये किस आइडेंटिटी से आ रहा है,
वो आपको डिफाइन करती है. इफ आई पुट अ कश्मीरी मुस्लिम एंड अ कश्मीरी पंडित ऑन द सेम सीट, उन दोनों के रिलीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं, उनका कल्चर सेम है, वो फूड हैबिट्स शेयर करेंगे इवन दो दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. सो आपकी जो बेसिक्स है आइडेंटिटी के, ये कल्चर जो है इट गोज बियॉन्ड इट, ये उसके एक स्टेप आगे जाता है. पंजाब में आप इसी तरह जाओ, एक पंजाबी बोलने वाला हिंदू, एक पंजाबी बोलने वाला सिख, रिलीजियस आइडेंटिटीज डिफरेंट, कल्चरल आइडेंटिटीज सेम, दोनों का फूड हैबिट सेम होगी, लैंग्वेज सेम होगी, हालांकि उनके रिलीजन्स जो है डिफरेंट है. सो व्हेन यू कवर दिस एरिया, जब आप ये आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया कवर करते हो राइट फ्रॉम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में पढ़ना क्या है कि हर आर्ट फॉर्म के बारे में हमने पढ़ना है. ये आर्ट फॉर्म बना कैसे, शुरू कहाँ से हुआ, डेवलप किस तरह से हुआ, हिस्ट्री के अलग अलग फेजेस में ये आर्ट फॉर्म किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा था. और जब ये फैक्चुअल पोर्शन आप कंप्लीट कर लोगे, फिर ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको आंसर आने चाहिए. कल्चर की इंपॉर्टेंस. अच्छा, दूसरा, क्यों है ज़रूरी इसकी प्रिजर्वेशन, आप अपने कल्चर की या हेरिटेज की प्रिजर्वेशन क्यों चाहते हो करना. अगेन सेम रीजंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताता है, ये हमें हमारे कल्चर के बारे में बताता है, ये हमें हमारे ओरिजिन के बारे में बताता है, हमारी इंसान की डेवलपमेंट के बारे में बताता है, किस तरह से हमने एक क्रूड लाइफ फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म तक का सफ़र तय किया है. एंड दैट वी कैन अंडरस्टैंड इफ वी स्टडी आर्ट एंड कल्चर. याद रखना, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इंडियाज आर्ट एंड कल्चर, हम किसी और कंट्री के कल्चर के बारे में या वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ रहे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमें अपने कंट्री के बारे में ही देखना है. सो पहला टॉपिक, पहला सब्जेक्ट GS1 का इज दिस ओनली, राइट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव टू योर मॉडर्न टाइम्स. ठीक है. उसके बाद दूसरा जो पोर्शन इसमें हमने पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट इज अबाउट हिस्ट्री. GS का सबसे लेंथी पेपर, GS का सबसे लेंथी सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री है, सो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी वेरी लेंथी. अब लेकिन यहाँ पे ये साथ में बता रहा है कि हिस्ट्री का कौन सा पोर्शन पढ़ना है. हिस्ट्री का ये कह रहा है, एक तो आपने पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, और फोकस आपके कहाँ कहाँ पे है. फोकस है आपका फ्रीडम स्ट्रगल पे, फोकस है आपका फ्रीडम स्ट्रगल की फ़िलॉसफी क्या है उस पर होना चाहिए, फोकस है आपका कि हमने कॉलोनियलिज्म से बाहर किस तरह से आए, फोकस है आपका कि भाई आप खाली 47 पे नहीं रुकोगे, यू विल गो बियॉन्ड 47 एज वेल. इंडिपेंडेंस के बाद का फेज भी आपने पढ़ना है. सो वाइल इट इज सेइंग कि मॉडर्न हिस्ट्री में ये साथ में डिटेल्स भी दे रहे हैं कि कौन कौन से पोर्शंस पे जाना है. एंड यू डू नॉट हैव टू स्टॉप एट इंडिपेंडेंस, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जाना है. पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला फेज जो है, अब इंडिपेंडेंस तक का फेज था फ्रीडम स्ट्रगल का, अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म आपका जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो फेज है. पोस्ट इंडिपेंडेंस किस चीज़ का फेज है? पोस्ट इंडिपेंडेंस इट इज अबाउट कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन. किस तरह से मुल्क में हमने कंसोलिडेट किया है टेरिटोरियल गेन्स को, कंसोलिडेट किया इन छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स को, इनको रीऑर्गेनाइज किया है. और जो आज हमें कंट्री का स्ट्रक्चर नज़र आता है विद सो मेनी स्टेट्स एंड सो मेनी यूनियन टेरिटरीज एंड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके साथ साथ हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हमने आज बनाया है ये इस पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में किस तरह से डेवलप हुआ है. दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो फॉर दिस GS1. ठीक है. अब हिस्ट्री का जो इससे पहले का पोर्शन है, दैट इज योर एंशिएंट एंड योर मिडिवल हिस्ट्री, वो कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो आ जाती है हमारी, उसकी वैल्यू यहाँ पे है. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट एंड कल्चर, हमने खाली कंटेम्प्रेरी या आज का आर्ट नहीं पढ़ना है, हमने हर आर्ट फॉर्म का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी पढ़ना है. सो अगर
मॉन्यूमेंट्स हैं तो हमने देखना है कि राइट फ्रॉम दोज केव्स टिल योर मॉडर्न बिल्डिंग्स हमने किस तरह से क्या क्या बिल्डिंग्स बनाई हैं। मॉन्यूमेंट्स को हम किस तरह से बनाते थे, क्या मटेरियल यूज़ करते थे, क्या चीज़ें उसमें बनाई जाती थी, क्या हम पैलेसेस ही बनाते थे, क्या हम सिर्फ टेम्पल्स ही बनाते थे, क्या हम सिर्फ फोर्ट्स ही बनाते थे। ये सारी चीज़ें आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से पढ़नी है। इसीलिए फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस आर्ट एंड कल्चर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एंशिएंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री की अच्छी नॉलेज, ठीक है। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस प्लस दिस इज कि आपने पूरी हिस्ट्री पढ़नी है। हम मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वो एंशिएंट और मिडिवल, लेकिन मेंस में ज़्यादा फोकस रहता है मॉडर्न हिस्ट्री पे। बट इट वुड बी अ हाफ बेक्ड प्रिपरेशन अगर आप मेंस में खाली ये पढ़ोगे, ये और ये नहीं पढ़ोगे, वो हाफ बेक्ड है। फिर उसमें ज़रा सा भी 19-20 के फ़र्क से भी आपका पेपर अटक सकता है। सो दिस हिस्ट्री जहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है मॉडर्न, लेकिन इससे बिल्कुल ऊपर आर्ट एंड कल्चर जहाँ पे लिखा है, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, राइट फ्रॉम एंशिएंट प्लस मिडिवल प्लस मॉडर्न, एंड मॉडर्न के साथ साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस में। सो इसीलिए ये GS1 का जो पेपर है बहुत लेंथी पेपर है। अब फिर वंस यू सिट डाउन इन क्लासेस देन यू डिसाइफर के इसको पढ़ना किस तरह है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि पढ़ना क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है GS में आने वाला क्या है, GS1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, पता ही नहीं है। सबसे पहले पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, उसके बाद आप आओगे उस स्टेज पे कि उसके अंदर जाके उस सब्जेक्ट का डाइसेक्शन कैसे करना है। सो फर्स्ट इज क्लियर, आर्ट एंड कल्चर प्लस योर हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री में ये यहीं नहीं रुक रहा है। ये UPSC का सिलेबस जिसने बनाया है शायद कुछ खास इंटरेस्ट था उसको किसमें, हिस्ट्री में। कहते हैं साथ साथ इसके एक और काम भी करना है आपने। इसके साथ साथ आपने इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ोगे, मतलब आपको हिस्टोरियन बना के ही छोड़ेंगे, है ना। हाँ, अब जब बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की, अब वर्ल्ड हिस्ट्री तो फिर बहुत है, जितनी हिंदुस्तान की हिस्ट्री उसी को मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो तब जाके हिस्ट्री होगी। लेकिन इतना तो नहीं पढ़ सकते ना, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू स्टडी दिस मच फॉर अ सिंगल पेपर। जब हम ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, इसमें मेंशन्ड है कि कहाँ से कहाँ तक का पोर्शन पढ़ना है। सो रफली वी हैव टू लुक एट यूरोपियन हिस्ट्री। अब यूरोपियन हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ से पढ़ना है हमने, ये अराउंड द 18th सेंचुरी, ठीक है। अब वाई यूरोपियन हिस्ट्री ही हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, बिकॉज आप जब दुनिया के इस फेज को देखते हो, दुनिया के इस फेज में यूरोप वॉज द मोस्ट डोमिनेंट पावर। कॉलोनीज है, एशिया कॉलोनी, अफ्रीका कॉलोनी, साउथ अमेरिका कॉलोनी, नॉर्थ अमेरिका कॉलोनी, पीछे बचा क्या, यूरोप। सो ये यूरोपियन हिस्ट्री का फेज है जो आपने इस वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। और पढ़ना क्या क्या है, आपने पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, आपने 2 वर्ल्ड वॉर्स के बारे में पढ़ना है, आपने कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ना है, आपने कंट्रीज़ की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़नी है। लेकिन इसमें एक ब्रीदर भी है। एक ब्रीदर क्या है इसमें, ब्रीदर ये है कि व्हेन वी लुक डाउन एट द क्वेश्चन पेपर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री के सवाल बहुत कम आते हैं, कभी कभी तो आते भी नहीं है। एंड मैक्सिमम दैट दे वुड आस्क यू इज जस्ट 1 सिंगल क्वेश्चन, सिर्फ एक सवाल आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, या आएगा ही नहीं। 2013-14 में 2-3 सवाल आए थे, उसके बाद से मैक्सिमम दैट दे हैव आस्क्ड इज 1 क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में वी कैन गो, थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं। रिस्क के सेंस में बाकी सिर्फ उन्हीं एरियाज पे फोकस करना है जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिन एरियाज में क्वेश्चन जनरली आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा 2020 खेल सकते हो व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि बहुत सिलेबस है ना। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू कंप्लीट ईच एंड एवरी पेज ऑफ द बुक्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। आपको अच्छा खासा आइडिया जब होगा तभी आप जाके ये GS कर सकते हो। एंड वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे,
whether it is history, whether it is polity, whether it is economy, whether it is geography, any subject that you are going to do, दो चीज़ों का ख्याल हमेशा रखना है. फर्स्ट थिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, वो हिस्ट्री की है या ज्योग्राफी की है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद आप उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सप्लीमेंट करते हो किससे? फैक्चुअल नॉलेज से. सो वन, यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस योर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. इसको जब आप फैक्ट्स के साथ सप्लीमेंट करते हो तब जाके आपका आंसर बनता है. लेकिन ये याद रखना, फाउंडेशन इज ऑलवेज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अब फाउंडेशन क्यों है बेसिक अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज यू कैन नॉट से कि भाई एग्जाम में सिर्फ ये सवाल आएगा, एग्जाम में सिर्फ ये टॉपिक से सवाल आएगा, एग्जाम में यही आएगा. एग्जाम में कुछ भी आ सकता है. और ये आपका स्कूल का या कॉलेज का एग्जाम नहीं जहां आप शोर मचाओगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया. देयर इज नथिंग कॉल्ड आउट ऑफ सिलेबस इन दिस एग्जामिनेशन. इसमें जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे आ गया मतलब वो आपके सिलेबस में है, इसलिए वहाँ स्कोप नहीं है. वहाँ पे काम क्या चीज़ आती है? वहाँ पे काम आती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग. आपको उस टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन राइट डाउन एनी क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड. आपको सुपरफिशियल नॉलेज है तो बस आप 3-4 सवाल के बाद अटक जाओगे. इसीलिए याद रखना, वेन एवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग you have to keep a check on both these things, basic understanding plus your factual information. For example, कोई एक एग्जाम्पल कोट करते हैं हम, हिस्ट्री में से ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल गांधी जी. ठीक है, गांधी जी एज द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, फॉर एग्जाम्पल, रफ ऐसे जनरली. अब इसमें दो कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट है गांधी जी की एक्टिविटीज़, 1915 में ये किया, 1916 में ये किया, 17 में ये किया, 18 में ये किया. दिस इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. लेकिन यू नीड टू हैव अनदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? गांधी जी की फिलॉसफी, गांधी जीज आइडिया ऑफ स्ट्रगल, गांधी जीज आइडिया ऑफ ट्रूथ एंड स्ट्रगल, गांधी जीज आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जीज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस. आपको जब इन चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप गांधी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, और ऐसे ही क्यों ना हो, क्रैक कर सकते हो. क्यों? बिकॉज आपने एक फाउंडेशन बना दी है. अब उस फाउंडेशन पे सवाल कोई भी हो, यू वुड नो कि भाई मुझे यहाँ से ये चीज़ लिखनी है, फैक्ट्स में से ये चीज़ लिखनी है, यहाँ से ये लिखना है. ठीक है. सो हमेशा याद रखना, दो कंपोनेंट है. इट गोज़ फॉर हिस्ट्री, इट गोज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर, इट गोज़ फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू डू. क्लियर? उसके बाद हम आते हैं अगला पोर्शन जो आपने करना है, दैट इज रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी. ठीक है, अगला बड़ा टॉपिक इज ज्योग्राफी. ठीक है, अब ज्योग्राफी में आपका सिलेबस क्या कहता है? इट सेज वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है, और उसके साथ साथ ये एक और चीज भी कह रहा है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना. और ये दोनों चीज़ों को हम कलेक्टिवली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. एक है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है? द वर्ड फिजिकल ज्योग्राफी रेफर्स टू वेरियस फीचर्स ऑफ दिस प्लैनेट. ये हम इस प्लैनेट को एक जनरलिस्टिक आइडिया से पढ़ते हैं. नॉट ओनली द प्लैनेट, इवन द एटमॉस्फेयर, उस प्लैनेट के अंदर का स्ट्रक्चर, प्लैनेट के बाहर क्या है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. लैंड फॉर्म्स बनते कैसे हैं, ओशंस का क्या ओरिजिन है, ओशन करंट्स की मूवमेंट किस तरह की है, कॉन्टिनेंट किस तरह से बने हैं, प्लेट्स हैं जो कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं या टेक्टोनिक प्लेट्स हैं या जो भी हैं, ये किस तरह से बनती हैं, ये कलाइड किस तरह से होती हैं, माउंटेन्स किस तरह से बनते हैं, आपकी लेक्स का क्या ओरिजिन है. ये सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हो? फिजिकल ज्योग्राफी में. दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू. एंड इट सेज वर्ल्ड फिजिकल. ये इंडिया को ही कन्फाइन नहीं कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन्स. ठीक है, साइक्लोन इज अ फिजिकल ज्योग्राफिकल फिनोमिनन. एक पूरा मैकेनिज्म है साइक्लोन्स का. so, अगर सवाल होगा, ये ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन हो. इट कैन बी साइक्लोन्स विद इन दिस रीजन, साइक्लोन्स इन टेम्परेट रीजन, या साइक्लोन्स इन
ट्रॉपिकल रीजन्स, एंड व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल रीजन, ये पूरी दुनिया के ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है. ये टेम्परेट रीजन की बात कर रहा है तो पूरे दुनिया के टेम्परेट रीजन की बात कर रहा है. या फॉर एग्जाम्पल ओशन करंट्स की बात कर रहा है. हाउ आर ओशन करंट्स क्रिएटेड, या हाउ डू ओशन करंट्स मूव. सो ये खाली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, दिस इज अबाउट योर वर्ल्ड. सो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. सो आपने ज्योग्राफी का बेसिक आइडियाज के बारे में पढ़ना है. अर्थक्वेक्स आते हैं तो कैसे आते हैं, रीज़न क्या है, वॉल्केनोज का रीज़न क्या है, पूरी दुनिया का. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अर्थक्वेक जोन्स कौन कौन से हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस ज़्यादा कहाँ पे होते हैं, अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं, पी वेव्स, एस वेव, एल वेव, ये सारी क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन प्लैनेट जो है हमारा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऊपर कौन सा अंदर कोर है, फिर मैंटल है, उसके ऊपर कौन सी लेयर है, इसी तरह एटमॉस्फेयर के बारे में. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी इन दिस वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. ठीक है. उसके बाद इसमें साथ साथ और क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनन. यही सारी चीज़ें आपके अर्थक्वेक्स, आपके सुनामीज, आपके लैंडस्लाइड्स, ये जो फिनोमिनन अलग अलग हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, इनके बारे में. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट एक न्यूज़ थी लैंडस्लाइड होने की. आपने न्यूज़ सुनी होगी, उत्तराखंड में हो रहा है ये ज़्यादा. अब लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, लैंड धंस रहा है, ज़मीन में नीचे जा रहा है. क्यों जा रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको स्पीड अप कर रही है, क्यों हो रहा है, क्या ऐसी यहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, क्या हम माउंटेनियस जोन में है, क्या ये हिमालयन रेंज है, ये प्लेन्स हैं, ये क्या है. आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़नी. क्यों हो रही है ये लैंडस्लाइडिंग वाला किस्सा, क्यों हो रहा है, लैंड सब्सिडेंस क्यों हो रहा है, क्यों सिंक हो रही है ज़मीन, क्या इसमें खाली फिज़िकल या जोग्राफिकल रीजंस हैं, क्या इसमें ह्यूमन रीजंस भी हैं, कोई क्या इंसान ने अपनी एक्टिविटी ऐसी कर दी है जिससे ये सारी चीज़ें हो रही हैं. या फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड्स आती हैं, एंड सिंस वी आर इन द हिमालयन रीजन, लैंडस्लाइड्स अक्सर आती हैं हिमालयाज़ में. तो उसका रीज़न क्या है, क्यों आती हैं हिमालयाज़ में, वेस्टर्न घाट्स में इतनी ज़्यादा क्यों नहीं आती हैं जितनी हिमालयाज़ में आती हैं. सो ये अलग अलग फिजिकल फिनोमिनन जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये आपने इसमें पढ़ना है. सो GS1, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था इट्स अ वेरी लेंथी पेपर. आपको पूरा यहाँ आर्ट एंड कल्चर, आपको पूरा हिस्ट्री, आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है इसमें. ठीक है. उसके बाद आते हैं नेचुरल रिसोर्सेस. टाइम क्या, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेस. अब क्या होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, वट एवर यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस प्लैनेट. आप जो भी एक्सट्रैक्ट करते हो नेचुरल रिसोर्सेज, आपके मेटल्स, मिनरल्स, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. एंड अगेन दिस हैज़ टू बी इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में. सो वाइल वी वर स्टडिंग आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, हमने देखा था हिस्ट्री का एक पोर्शन है जो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है. एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है हमने तो सिर्फ इंडिया की पढ़नी है. वी डू नॉट हैव टू स्टडी वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री. लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज की या ज्योग्राफी की जब बात कर रहा है, यहाँ पे हमारा स्फीयर ऑफ स्टडी जो है वो बढ़ चुका है. वी हैव टू सी वर्ल्ड के लेवल पे क्या हो रहा है. इसमें साथ साथ आपको पता होना चाहिए रिसोर्सेज के हब्स कौन से हैं. अगर हम इसको छोटे लेवल पे देखें, कंट्री के लेवल पे, आपको पता होना चाहिए इंडिया में मेजर रिसोर्स बेल्ट्स कौन से हैं. रफली हमारा ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये रीजन जो है दिस इज़ रिसोर्स रिच, मिनरल रिच रीजन है ये. यहाँ पे आयरन ओर निकलता है, यहाँ पे बाकी कई सारे मिनरल्स एंड मेटल्स यहाँ से निकलते हैं. सो यू शुड नो रिसोर्सेज, देयर लोकेशंस, फिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, दुनिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मेजर रिसोर्सेज हैं. यू शुड नो कोल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स दुनिया में कौन से हैं, या ऑयल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स दुनिया में कौन कौन से हैं. बियॉन्ड दिस गल्फ रीजन, बियॉन्ड दिस अरब वर्ल्ड, और कौन से रीजन्स हैं जहाँ से ऑयल निकलता है, या गैस कहाँ पे किस रीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है. फिर उसी से रिलेटेड सवाल भी होंगे. सवाल उससे रिलेटेड सिंपल सवाल नहीं होगा, वेयर इज़ कोल फाउंड इन द वर्ल्ड,
ऐसा सवाल नहीं होगा। सवाल होगा अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, या अबाउट इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमी, या अबाउट इट्स चेंजिंग नेचर की चेंजिंग डायनामिक्स क्या हैं। हम अगर कोल से शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ की तरफ, सोलर या रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, सो इसका इम्पैक्ट क्या होगा उस रीजन में, या इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी चेंज किस तरह से होगी। सो आपका रिसोर्सेज खाली सिंपल सवाल पे नहीं वेस्ट होगा। यू हैव टू स्टडी नॉट ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन और द लोकेशंस बट देयर इम्पैक्ट एज वेल। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है दुनिया पे, वो चीज़ें आपको उसके साथ साथ पढ़नी है। ठीक है, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी, ये वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी। फिर चेंजिंग डायनेमिक्स क्या है, क्या लोकेशंस बदल रही हैं, क्या इंडस्ट्रीज जो जुड़ी हुई हैं इस नेचुरल रिसोर्सेज के साथ उनके डायनेमिक्स बदल रहे हैं, क्या उनकी लोकेशन बदल रही है। ये सारी चीज़ें आपने रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है। रिमेंबर, यूपीएससी आपको सिंपल वर्ड टू वर्ड सिंपल सवाल नहीं पूछने वाला है। वो नहीं बोलेगा व्हाट इज़ लैंडस्लाइड, खाली इतना ही नहीं पूछेगा। वो पूछेगा व्हाट इज़ लैंडस्लाइड, हाउ इज़ ह्यूमन एक्टिविटी इन्फ्लुएंसिंग इट, या हाउ इज़ ह्यूमन एक्टिविटी स्पीडिंग इट अप, या पूछेगा व्हाई इज़ लैंडस्लाइड ओनली मेजरली फाउंड इन हिमालयाज एंड नॉट इन द पेनिनसुलर रीजन। ये इस तरह से आपको एक कॉन्टेक्स्ट के साथ सवाल पूछेंगे, सिंपल सवाल नहीं आने वाला। इट कैन बी अ वेरी रेयर ओकेजन जब एक सिंपल सा सवाल आएगा, या सवाल आएगा ओशन करंट्स का इम्पैक्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट पे क्या है, या ओशन करंट्स का इम्पैक्ट वर्ल्ड क्लाइमेट पे क्या है। इसी तरह से सिंपल सवाल नहीं होगा। सो यू शुड रिमेंबर कि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि आप उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट को समझ सको। ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको सिंपल सवाल पूछा जाएगा हु वाज गांधी जी। ये सवाल नहीं होगा कि गांधी जी कौन थे, आप लिख के आओगे गांधी जी, हिज रियल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, ही वाज बोर्न इन गुजरात इन द ईयर फलाना, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडिंग लॉ, देन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, देन ही केम टू इंडिया, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ द नेशन। ये है स्कूल लेवल का, स्कूल के लिए बहुत ज़बरदस्त आंसर है। यहाँ पे सवाल भी अलग होगा, यहाँ पे जवाब भी अलग होगा। सवाल होगा हाउ इज गांधी जीज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस रिफ्लेक्टेड इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ नहीं पूछा गांधी जी कौन था, ही ऑलरेडी हैज़ द इंफॉर्मेशन कि गांधी जी कौन है। यहाँ पे सवाल है गांधी जी की फिलॉसफी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में रिफ्लेक्ट किस तरह से होती है। इसका जवाब भी आपने उसी तरह से देना है, कहाँ कहाँ पे हमने वायलेंस छोड़ के नॉन वायलेंस यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पे हमने सत्याग्रह यूज़ किया एज द बेसिक एक्टिविटी, कहाँ कहाँ पे हमने गांधी जी को लीडर बना के उनकी फिलॉसफी पे कोई मूवमेंट चलाई। आपका जवाब ये होगा। इसी तरह से रिसोर्सेज में सिंपल सवाल नहीं होगा वेयर इज ऑयल फाउंड इन द वर्ल्ड, या वेयर इज कोल एक्सट्रैक्टेड इन द वर्ल्ड। सवाल होगा हाउ इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इंपॉर्टेंट फॉर पावर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में इसमें। सो इस तरह से डिराइव्ड क्वेश्चंस होंगे हमेशा। क्लियर? ये हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद देयर इज अ सोशल एस्पेक्ट, इंडियन सोसाइटी। सो अगला टॉपिक जो हमने इस GS1 में ही करना है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में क्या क्या दिया हुआ है आपके सिलेबस में? सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सो अगर हम पहला टॉपिक देखें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी हिस्ट्री से भी जुड़ा है, ये कहीं ना कहीं आपके कल्चर और हेरिटेज से भी जुड़ा हुआ है। बिकॉज डाइवर्सिटी, हम इंडिया की जब बात करते हैं, what kind of diversity do we talk about? जब हम इंडिया में कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, किस चीज़ की डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम? कल्चर की और रिलीजन की। और कल्चर में आप किस चीज़ को देखते हो कि भाई डिफरेंट है?
languages or everything, your language, your art, your literature, your dressing sense, your food, हर चीज़ में हम देखते हैं कि भाई डाइवर्सिटी, और यही सारी चीज़ें हम कल्चर में भी देख रहे हैं. सो दिस फर्स्ट पॉइंट, सोसाइटी का पहला पॉइंट दैट टॉक्स अबाउट इंडियाज डाइवर्सिटी, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कल्चरल पार्ट. सो जिसने कल्चर वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ा होगा वो ये सवाल बड़े आसानी से कर सकता है, बिकॉज इसमें जो भी सवाल होगा, अगर आपको डाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है, आपको एक पार्ट तो पता है कि भाई इंडिया इज़ हब ऑफ डाइवर्सिटी, इंडिया इज़ मिक्सिंग ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, रीजन्स वगैरह एक्सेट्रा, लेकिन उसकी एग्जाम्पल जब आप कोट करोगे, वो एग्जाम्पल्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? वो एग्जाम्पल्स मिलेंगी आपको आर्ट एंड कल्चर में. सो थोड़ा सा आप लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए दिस इज समथिंग दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर. उसके बाद व्हाट इज द सेकंड पॉइंट रिटन इन इट? इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. सो अगेन ये बात किस चीज़ की कर रहा है? ग्लोबलाइजेशन की इंडियन सोसाइटी पे. अब ये सोसाइटी वाला जितना भी पोर्शन है, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आपको इसके लिए अलग से क्विज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है. आपने हिस्ट्री पढ़ी अच्छे से, आपने आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ा, आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी, आप एक आंसर डिराइव कर सकते हो सोसाइटी का एग्जैक्टली ऑन दीज थिंग्स ओनली. सो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी से भी ड्रिवन है, ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर से भी ड्रिवन है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्ट्री से भी ड्रिवन है. सो आपने ये तीन चीज़ें पढ़ी हैं, यू कैन कम टू दिस पॉइंट. यहाँ पे अलग से आपको कुछ स्पेसिफिकली डिटेल में जाने की एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. ठीक है, उसके बाद और क्या है इसमें इंडियन सोसाइटी में? रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस. रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज. सो एक बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही टू द पॉइंट, इट इज टॉकिंग अबाउट इश्यूज ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, सो ये सोसाइटी में अब थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाके दिया हुआ पॉइंट है कि भाई एक तो सोसाइटी के बारे में आप पढ़ ही रहे हो, उसके बाद आपने और क्या देखना है, स्पेसिफिकली इश्यूज़ क्या हैं. अब ये एक अच्छा खासा एक जनरल आइडिया हर इंसान को इसके बारे में हो सकता है. अगर मैं आपसे पूछूं क्या है विमेन इश्यूज़, क्या होंगे कंट्री में? सेफ्टी, सिक्योरिटी, इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, इंडिया की फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी सेफ्टी तो है ही, लीगल हेल्प, ऑर्गेनाइजेशंस की बात जब हम करें विमेन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट हर स्टेट में इनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं. सो ये जनरलिस्टिक भी है, बट ऐसा नहीं कि आप आंख बंद कर दो और ये आपको आ जाएगा. यू शुड नो सम थिंग्स अबाउट, यू शुड नो बेसिक थिंग्स अबाउट दीज टॉपिक्स एटलीस्ट. फॉर एग्जाम्पल विमेन ऑर्गेनाइजेशन या विमेन इश्यूज़ की बात करें तो आपको ये रिलेट करना है पॉलिटी के साथ. पॉलिटी के साथ कहाँ रिलेट होगा? सबसे पहले आप शुरू करोगे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजंस दिए हैं या नहीं दिए हैं फॉर अपलिफ्ट ऑफ विमेन और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन. सो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, हम देखते हैं येस देयर आर प्रोविजंस. आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी के बारे में कहता है, आर्टिकल 16 गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहता है. सो ये सारे प्रोविजंस दिए हुए. सो पहली चीज़ हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए. उसके बाद वेदर द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट एनी लेजिस्लेशन और नॉट. सो आपको एक तो इश्यूज़ तो पता ही है जो अभी मैंने बताए. इश्यूज़ के साथ साथ आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है. आज से 7-8 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक बिल लाई गई थी राज्यसभा में. द बिल वॉज फॉर रिजर्विंग सीट्स फॉर द विमेन इन द पार्लियामेंट. राज्यसभा ने पास की, लोकसभा में पास नहीं हुई. यानी यहाँ से हमें ये पता है कि भाई एक तो इशू है
पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पॉलिटिक्स या पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन लॉ मेकिंग, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया जो कंप्लीट नहीं हो सका। इंडिया में इशू क्या है, बहुत कम है पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग। हमने रिजर्वेशंस रखी हैं पंचायत लेवल पे, हमने 3rd टायर में इनके लिए रिजर्वेशन रखी हुई है हमने, लेकिन अभी पार्लियामेंट्री या स्टेट लेवल पे कोई रिजर्वेशन नहीं रखी। सो यू हैव टू रिलेट दीज थिंग्स, इश्यूज प्लस गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सो हर इशू के लिए आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है या नहीं लिया। लेट्स टॉक अबाउट विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हमने कई सारे ब्रूटल केसेस देखे हैं जहाँ पे वायलेंस हुआ है विद विमेन, वेदर इट इज़ दिल्ली, बॉम्बे, कोई भी स्टेट ले लो, हैदराबाद, कहीं पे भी ले लो, ये इशू है। इशू क्या है, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये आपकी गवर्नेंस का इशू है, ये आपके लॉ इम्पोजिशन का इशू है, लॉ मेकिंग का नहीं है, लॉ इम्पोजिशन का है। फिर इसमें आपको देखना है गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, क्या गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाए हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट टाइम्स हैज़ टेकन डिफरेंट इनिशिएटिव्स। पहले हमारे पास आईपीसी है, आईपीसी में सिंपल एक क्राइम है वायलेंस का अगेंस्ट वुमेन, जिसमें आपका असॉल्ट, रेप, ये सारी चीज़ें आती हैं, और साथ में उसकी पनिशमेंट दी गई है। फिर एक इंसिडेंट होता है, गवर्नमेंट को लगता है दिस लॉ इज़ नॉट सफिशिएंट, सो वो अमेंडमेंट लाते हैं, क्रिमिनल अमेंडमेंट 2013 के आसपास है शायद, वो लाई जाती है, उसमें और स्ट्रेंथन किया जाता है लॉ को। उसके बाद और कहीं ज़रूरत पड़ती है तो और स्ट्रेंथन कर गवर्नमेंट करेगी, और कोई अमेंडमेंट लाएगी। फिर एक निर्भया फंड बनाती है गवर्नमेंट के, भाई इसमें हम यूटिलाइज करेंगे इस पैसे को फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। इस तरह से गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। सो यू शुड नो फॉर दिस थिंग, यू शुड नो इश्यूज प्लस गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कितनी सक्सेस मिली है, कितनी सक्सेस मिली है, कितना फेलियर है, और अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप कितना है। कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमने एड्रेस करके ख़त्म कर दिए, कौन कौन से इश्यूज हैं जो पार्शियल हैं, कुछ सक्सेस हुई है, कुछ फेलियर है। फॉर एग्जाम्पल दिस ओनली विमेन पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग, एक सक्सेस थी कि भाई पार्लियामेंट का एक हाउस एक्सेप्ट कर रहा है वो बिल, उसको पास कर रहा है। फेलियर क्या था, वो आगे नहीं जा सकी। स्कोप क्या है, देयर इज स्टिल स्कोप कि भाई ऐसा एक कानून बनाया जा सकता है, या कानून अगर नहीं बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी पुश्ड कि भाई आप, कोई लीगल मैंडेट नहीं है, लेकिन इट वुड बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव अगर आप कुछ सीट्स, कुछ जब आप मैंडेट देते हो अपने कैंडिडेट्स को, कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो सिर्फ रखो एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन, या एक नंबर सेट कर लो कि भाई आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स इतने कैंडिडेट्स जो हैं वो विमेन ही होंगे। ये स्कोप है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। इसी तरह वायलेंस की बात करें, गवर्नमेंट ने क्रिमिनल अमेंडमेंट भी लाई है, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन को भी स्पीड अप कर रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी ला रही है, लेकिन देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप। स्कोप किस चीज़ का है, अभी भी हम नहीं कह सकते कि भाई ये सिक्योरिटी और सेफ्टी का इशू जो है 100% टैकल हो चुका है। हम आज भी बड़े इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ सक्सेस भी है, बहुत ज़्यादा फेलियर भी है, और इससे हमें स्कोप भी पता चलता है कि भाई और इम्प्रूवमेंट का काम करने का स्कोप यहाँ पे है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के साथ साथ एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूएनओ, क्या ये कोई ट्रीटी ला रही है, क्या ये कोई इनिशिएटिव ला रही है with respect to any of these things? So whether it is women issue, whether it is labor issue, whether it is child issue, whether it is prisoner issue, whether it is आपका refugee issue, ये जितने भी social issues हैं, इसमें आप एक तो देखोगे कि उस टाइम की गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स या पॉलिसीज़ या इनिशिएटिव्स ला रही है। यू शुड ऑल्सो लुक एट व्हाट इज़ बीइंग डन एट द इंटरनेशनल लेवल, या कोई ऐसी कंट्री है जिसने कोई बहुत अच्छा मॉडल लॉ बनाया है जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल। दिस इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक तो इशू तक तो ठीक था, इशू तक तो सबको पता है। मैं किसी को, एक नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट को भी बोलूँ कि टेल मी 5 इश्यूज रिलेटेड टू विमेन,
आप बता सकते हो। अभी मैं आपको पूछूं विदाउट प्रिपरेशन आप 5 की जगह 10 बता सकते हो, लेकिन दिस एग्ज़ाम डिमांड्स उसके आगे का स्टेप। ये स्टेप्स जो है ये चाहिए आपको एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है हमारे सिलेबस में? अच्छा, और है एसोसिएटेड इश्यूज। इसके साथ साथ एसोसिएटेड इश्यूज कौन कौन से हैं? पावर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। अगेन ये सारे इश्यूज, ठीक है, पावर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये सारे इश्यूज। उसके साथ साथ क्या है इसमें दिया हुआ? द प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। यानी रेमेडीज में हमें यही देखना है गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें स्टेप्स लिए हैं, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स में आपने क्या देखना है? एनी पॉलिसीज, एनी स्कीम्स, एनी इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट का एक अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट की एक एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी हम देख रहे हैं ना बाहर वही बनती हुई, ये क्या एड्रेस कर रही है? ये एड्रेस कर रही है डेवलपमेंट, ये एड्रेस कर रही है आपकी एक अर्बनाइजेशन को एड्रेस कर रही है, ये एड्रेस कर रही है मॉडर्नाइजेशन को, कि एक शहर को हम मॉडर्नाइज किस तरह से कर रहे हैं। और यही चीज़ें जब हम इस विमेन कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, अगेन यू हैव टू लुक डाउन अपॉन दीज थिंग्स कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू शुड रिमेंबर जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपने उस सरकार का हिस्सा बनना है। सो यू शुड नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू वांट टू ज्वाइन इन। हम कोई भी आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो, आप सोचते हो यार मैं सपोज आप टाटा कंसल्टेंसी एक कंपनी है, आप वहाँ पे जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो। सो आपको एक आइडिया होगा, जहन में एक चीज़ रहेगी कि मैं ज़रा थोड़ा सा पढ़ के जाऊँ कि टाटा कंसल्टेंसी कब बनी है, किसने बनाई है, क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हु इज़ हेडिंग दिस कंपनी। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो? बिकॉज दैट इज़ द कंपनी विच इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू फॉर मेकिंग यू अ पार्ट ऑफ दिम। सो आप उनको दिखाते हो कि भाई मुझे आपके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। आप गवर्नमेंट के ही इनिशिएटिव्स के बारे में क्यों बात कर रहे हो? आप क्यों गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहे हो? बिकॉज आप इस एग्ज़ाम के थ्रू इसी गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हो। कल को आपने ही रिपोर्ट सबमिट करनी है जिनकी बेसिस पे यही स्कीम्स, यही पॉलिसीज़ बनती हैं। आप जैसे ही लोग क्वालिफाई होने के बाद ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, ये प्लान्स लाते हैं, यही डिस्कशंस के बाद यही लोग इनको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। यही आप जैसे ही लोग जो आज प्रिपेयर कर रहे हैं, कल को इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे, आप जैसे लोग फिर यही सारी चीज़ें करोगे। और उसके लिए ये नॉलेज जो आप यहाँ पे गेन करोगे एग्ज़ाम में, दिस इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर नेक्स्ट 30 ईयर्स और 25 ईयर्स और वट एवर ईयर्स का आपका जो जर्नी होगा जॉब का, उसमें हेल्प करेगा। बिकॉज आप एक दिन किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर बनोगे, दूसरे दिन किसी डिपार्टमेंट के हेड HOD बनोगे, किसी दिन आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगे, 6 महीने के बाद आप रूरल डेवलपमेंट में होगे। और इतना डाइवर्स है आपका फील्ड जिसमें आपने काम करना है, इसीलिए आपके पास इतनी ही डाइवर्स नॉलेज भी होनी चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट योर GS1। बहुत लेंथी है, अच्छा खासा। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये बहुत बड़े पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर से मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेंगे, जोग्राफिकल फिनोमिनन से मिलेगा, और आपको ये सोसाइटी वाले 3-4 सवाल इसमें मिलेंगे। द पॉइंट इज दैट यू शुड फॉलो दिस सेम स्कीम इन राइटिंग योर आंसर्स। इश्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और डू वी हैव अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। आप सोसाइटी का आंसर लिखो, यही लिखना है आपने। आप डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सोसाइटी से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आप ये फॉलो करो। आपकी प्रिपरेशन भी इसी बेसिस पे है, आपका आंसर भी इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर GS1।
यही सारी चीज़ें आपने करनी है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. है कोई सवाल? ठीक है, सो लेट अस कंक्लूड ऑन दिस ओनली. आपका GS1 ये है, आगे आगे आपके और डिस्कशंस होते रहेंगे एंड यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस सिलेबस. ठीक है, समझ आया कुछ? चलो, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक.